राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर के पक्ष में 3 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित करने के सरकारी आदेश को रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में गुप्त रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने का आरोप लगाया। अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकने के लिए असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आधार कार्ड जारी करने और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने की योजना बना रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने नागपुर जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में बोलते हुए न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायिक अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वह बीज है जिस पर यह दस्तावेज विकसित होता है। केरल में मॉनसून की बारिश जारी रहने के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बांधों के शटर खोले जा रहे हैं। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री M बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं, जो भी राष्ट्रपति शासन के अधीन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि हिंदी किसी भाषा की दुश्मन नहीं, जिसके बाद भाषा पर बहस तेज हो गई। DMK सांसद किन्निमोझी ने पलटवार करते हुए कहा कि तमिल भी दुश्मन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने आचार्य विद्यानंद जी की प्रेरणा को असाधारण और उत्साहवर्धक बताया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 28 जून 1987 को आचार्य विद्यानंद जी को औपचारिक रूप से आचार्य की उपाधि मिली थी, जो जैन परंपरा में विचार, अनुशासन और करुणा की पवित्र धारा की शुरुआत थी। आज हम सब भारत की आध्यात्म परंपरा के एक महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, उनकी जन्म शताब्दी का ये पुण्य पर्व, उनकी अमर प्रेरणाओं से ओतप्रोत कार्यक्रम एक अभूतपूर्व प्रेरक वातावरण का निर्माण हम सबको प्रेरित कर रहा है। इस आयोजन में यहाँ उपस्थित लोगों के साथ ही लाखों लोग ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मुझे आने का अवसर देने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज का ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 28 जून यानी 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए
विशेष स्मृति सिक्के, डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, जिस दिव्य आत्मा की वाणी को, उनके वचनों को हम जीवन भर गुरु वाक्य मानकर उनसे सीखते हैं, जिनसे हमारे हृदय भावात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलना हमें भावुक कर देता है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि श्री विद्यानंद जी मुनिराज के बारे में बोलने की जगह काश हमें आज भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिलता। ऐसी महान विभूति की जीवन यात्रा को शब्दों में समेटना आसान नहीं है। 22 अप्रैल 1925 को कर्नाटका की पुण्य भूमि पर उनका अवतरण हुआ। आध्यात्मिक नाम मिला विद्यानंद, और उनका जीवन विद्या और आनंद का अद्वितीय संगम रहा। उनकी वाणी में गंभीर ज्ञान था, लेकिन शब्द इतने सरल कि हर कोई समझ सके। 150 से अधिक ग्रंथों का लेखन, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, लाखों युवाओं को संयम और संस्कृति से जोड़ने का महायज्ञ। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज युग पुरुष थे। भामाशाह जयंती पर लखनऊ में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 51 शीर्ष करदाताओं और समाज सेवा में अग्रणी व्यापारियों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम वाणिज्यिक कर विभाग और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के सहयोग से आयोजित हुआ। सीएम योगी ने कहा कि दानवीर भामाशाह भारतीय इतिहास के प्रेरणा स्रोत विभूति हैं और आज के ईमानदार व्यापारी उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। व्यापारी कल्याण दिवस की पूर्व संध्या पर दानवीर भामाशाह जयंती कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर आयोजित आज के समारोह में आप सभी उद्योग व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी बंधुओं का आज के समारोह में हृदय से अभिनंदन करते हुए दानवीर भामाशाह की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम यहाँ पे भामाशाह जयंती की पूर्व संध्या पर एकत्र हैं, मुझे श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां याद आ गई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सेह का रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोंछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। जब भी स्वदेश स्वाभिमान और स्वधर्म के लिए यह देश महाराणा प्रताप का स्मरण करेगा तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भामाशाह का नाम हर जवान पर होगा। याद रखना, धन की 3 ही गति होती है, या तो दान करो, वह आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा, और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है।
जैसे आपने माफियाओं के नाश को देखा होगा, वह सात्विक हो, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। हम भी सहयोग कर सकते हैं, हमारे स्तर पर भी ये कार्य हो सकते हैं, हमारे सामूहिक प्रयास से भी ये कार्य आगे बढ़ सकते हैं और वह कार्य अलग अलग स्तर पर, आपके स्तर पर भी हो सकता है, लोकल स्तर पर रोजगार सृजन के लिए भी बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं। आपके द्वारा किसी भी स्तर पर रोजगार सृजन के लिए किया जाने वाला कार्य वह भी एक पुण्य है। आपके द्वारा प्रदूषण से मुक्त कोई एक व्यवस्था देना यह भी एक पुण्य का कार्य है। किसी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने में किया जाने वाला योगदान, किसी नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई, उसको पुनर्जीवन देना, यह भी एक पुण्य का कार्य है। किसी एक व्यवस्था के साथ जुड़ करके जनपद के सभी व्यापारी एक अभियान के साथ, उस कार्य के साथ जुड़ करके प्रशासन से कहें कि साहब हमें केवल ये बताइए कि कैसे कार्य होना है, हम अपने स्तर पर अपने सहयोग से इस कार्य को पूरा करें। हमने वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रिवर यानी एक जिले में एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व हर जनपद को उपलब्ध करवाया है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां होना है। क्या प्रदेश भर के हमारे व्यापारी भी उस अभियान के साथ जुड़ पाएंगे? और जुड़ पाएंगे तो मुझे लगता है किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़िए। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य और रखा है, एक पेड़ मां के नाम। हम लोग जुलाई में कोई एक तिथि तय करेंगे, सभी व्यापारियों को, उद्योग व्यापार मंडल को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ये देश का काम है। पर्यावरण सबकी सुरक्षा करता है, इसमें कौन जाति भेद है। हमें भी राष्ट्र के इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। उन अभियानों का हिस्सा अगर हम भी बनते हैं, इसको और आसान करने में मदद मिल सकती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता के इस महान सपूत दानवीर भामाशाह की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर की तक्षशिला सभागार में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भामाशाहों की सेवा भावना समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और यह सभी को समाज के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा देती है। 29वीं राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में सभी भामाशाह और प्रेरकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भामाशाह का नाम पहले आता है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है, राजस्थान की संस्कृति ऐसी है। इस मिट्टी को सजेने का काम, इस प्रदेश को सजोने का काम हमारे भामाशाह और दानवीरों ने किया है। मित्रों, जिन भामाशाहों ने, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी समस्त संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, यही नहीं, समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है, देश और समाज को आवश्यकता होती है, तो ऐसे भामाशाह और सूरवीर निकल करके आते हैं और ये भामाशाह और सूरवीरों के माध्यम से देश और समाज की रक्षा भी होती है, क्योंकि वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसके साथ जो उनका दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण संभावना का है, समानता का है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का है। ये हमेशा राजस्थान की मिट्टी में विद्यमान है। इसलिए इस राजस्थान की मिट्टी के सभी भामाशाहों को, सभी दानवीरों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में दान को पुण्य का कार्य माना गया है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बिना किसी अपेक्षा के दिया गया दान सबसे उत्तम होता है। और मुझे पता है कि जिन भामाशाहों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया है, शिक्षा में वो सहयोग दिया है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहां से, जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। उनका कोई परिवारीजन और बच्चे भी मुझे को नहीं लगता कि वहां रहते होंगे, लेकिन उनके मन में यह भाव और भावना होती है कि मेरे गांव का, मेरे इस शहर का, मेरे इस ढाणी का, इस आने वाली पीढ़ियों को और मेरे बच्चों का भविष्य सुधरना चाहिए। ये जो सोच है, इस सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं और इसी से हमारा देश मजबूत होता है, प्रदेश मजबूत होता है। हमने छोटे बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया।
इसलिए 4 से 2 पीएम श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई, जो बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद विद्यालयों में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जो शिक्षा को और अधिक सुलभ बना रही है। राजस्थान ने हमेशा से बेटियों को सशक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता माना है। हमारी बेटियां न केवल हमारा गर्व बल्कि समाज की प्रगति का आधार भी है। इसलिए बालिका शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यक है, और उस आवश्यकता की पूर्ति मेरे भामाशाह कर रहे हैं, इसलिए उनको इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस दिशा में 2,27,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। ये राशि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पंख देने का हमारा एक ये प्रयास है। हमने स्कूल विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप वितरण में हमने 88,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया है, जबकि अगर मैं पिछली बात करूं तो पिछली सरकार ने केवल 986 टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे। कितना बड़ा अंतर है। इस मंच के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप अपने संसाधनों का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी करें, क्योंकि समाज हर बात को याद रखता है। आपकी हमेशा जब बात कही आएगी तो आपके पीछे से भी आपका सम्मान और मान से लोग नाम लेते हैं। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आप जैसे भामाशाह और प्रेरकों के प्रयास से निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा, और जो आवश्यकता के कार्य होंगे हमारी सरकार उनको प्राथमिकता से पूरी करते हुए उस काम को आगे बढ़ाएगी। मैं सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट में भाग लेकर ऊर्जा विशेषज्ञों से संवाद किया। वक्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस किसी भी राष्ट्र की आर्थिक नींव है और ओएनजीसी ने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब एक साझा संकल्प बन चुका है। साथ ही यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार जैसी दूरदर्शी पहलें की जा रही हैं। ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट के अवसर पर सभी ऑयल क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे प्रतिनिधिगण, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप सब तेल के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले ऊर्जा सैनिकों के बीच में आज मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथियों, तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा, ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी प्रमुख स्रोत है।
देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान विकास परियोजना से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो शक्ति है जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है, ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है। हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ओएनजीसी का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, आज ओएनजीसी विदेश शाखा द्वारा विश्व के अनेक देशों में तेल एवं गैस ब्लॉक्स का अधिग्रहण किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक ऊर्जा पहुंच और रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी हर क्षेत्र में साख बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है। उसी प्रकार तेल के क्षेत्र में भी, प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी दुनिया के अंदर हमारी भागीदारी बढ़ी है। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प हम सबके सामने रखा है। निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। तो 2047 में जब हम विकसित भारत की कल्पना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हर एक सेक्टर अपना अपना एक टारगेट सेट करे कि 2047 में हमारा ये ओएनजीसी का क्षेत्र, हमारा भारतीय मजदूर संघ का क्षेत्र, हमारे तेल ऑयल सेक्टर, वो किस प्रकार से अपना टारगेट सेट करके उस टारगेट को अचीव करेगा, कैसे उस टारगेट तक पहुंचेगा। तो अगर हर एक सेक्टर, मैं केवल तेल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, तेल सेक्टर के अतिरिक्त भी अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत कब बनेगा साथियों? विकसित भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक राज्य विकसित होगा, और प्रत्येक राज्य तब विकसित होगा जब उस राज्य का हर एक जनपद विकसित होगा, और हर एक जनपद तब विकसित होगा जब उस राज्य की प्रत्येक तहसील, प्रत्येक विकासखंड और प्रत्येक ग्राम पंचायतें विकसित हो जाएंगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के सभी अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों के अधिकारीगण भाग ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विचार विमर्श के करने के साथ ही ऑयल सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जैसा अभी अनुपम जी ने भी बताया। यहाँ से मेरा मानना है कि सम्मेलन न केवल अधिकारियों के हितों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, बल्कि नवाचार और दीर्घकालिक सहयोग को प्रोत्साहित कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ के तपकरा में तहसील कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 8 पटवारी सर्कल और 23 गांव के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तपकरा में तहसील कार्यालय के लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो पूरी हो गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्यालय के शुरू होने से आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी। आज तपकरा कि इस पावन भूमि में तहसील कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर सभी अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मैं सबसे पहले 8 पटवारी सर्कल और 23 गांव के निवासियों को बहुत बहुत
बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी बहुत पुरानी मांग थी कि तपकरा में फुल फ्लेश तहसील का निर्माण हो, और आज उनका वो मांग पूरा हुआ है। हम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उनकी पुरानी मांग आज पूरी हुई है। तहसील ऑफिस के शुरू हो जाने से और आज आम जनता का सबसे ज्यादा काम ये तहसील से ही रहता है। पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम, ये सब से ही रहता है, और ये सब काम अब 33 गांव वालों का यहीं पर हो जाएगा। उनको एक सुविधा देने का प्रयास आपके इस क्षेत्र के विधायक ने आप लोगों के लिए किया है, और यहाँ पर बहुत अच्छा, हालांकि पुराना मकान है लेकिन एकदम नया मकान जैसे इसको जीर्णोद्धार कर दी है। इसके लिए जिला प्रशासन का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अंदर पर्याप्त कक्ष भी है। तहसीलदार यहाँ पर मैडम हैं तो उनके लिए अच्छा क्या बोलते हैं, कोर्ट भी है, अलग अलग कक्ष हैं, और यहाँ बड़ा अच्छा कलेक्टर साहब ने सबका मतलब नाम और नंबर भी लिखवा रखा है। जितने भी अधिकारी हैं उनका, पटवारी, आरआई, सबका नंबर भी यहाँ पर है। इतना तक कि वकील लोगों का नाम और नंबर भी है। तो आप लोगों को बड़ा सहूलियत होगा इस सबसे। तो एक प्रयास हुआ है, और आप सब लोग विधायक बनाए हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और अभी हमारी सरकार को 17-18 महीने हो रहे हैं, 1.5 साल करीब हो रहे हैं। तो 1.5 साल में काफी कुछ काम सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे, और जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सबसे पहले आवास स्वीकृति का काम करेगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली, और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज लगातार भारत सरकार से भी स्वीकृति मिल रही है, और इतना काम अभी प्रधानमंत्री आवास का चल रहा है पूरे प्रदेश में कि अभी हम सुशासन तिहार में हर जिले में गए, समीक्षा किए, तो विलंब का कारण हम पूछे कि भाई क्यों विलंब हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास का जब पैसा मिल गया है तो ये कारण सामने में आया कि इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री लोग ही नहीं मिल रहे हैं, और बाकी बहुत सारी मांग है। आप लोग विश्वास करिए, आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, सारे विकास के काम आपका ही भाई करवाएगा, आपका ही बेटा करवाएगा। मैं फिर से एक बार आज की इस अवसर में 8 पटवारी सर्कल और 33 गांव के लोगों को, जिनके लिए तहसील कार्यालय शुभारंभ किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम